3/3 जैसी यादगार कॉमेडी आलिता है। इतना संजीदा तारुफ वो कह रहे थे संगीन तारुफ। पहला प्ले था ना 3/3 पॉपुलर हुआ, इसलिए याद में यही रहता है। वो बचपन की यादें बन गई। मैं एज अ पर्सन उतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, लेकिन काम में डिसिप्लिन पसंद है। वो सातों के सातों दिन काम करते हैं, और अगर वो ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन नहीं है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। काम में डिसिप्लिन हो, असल जिंदगी में नहीं। थिएटर जरा निग्लेक्टेड बच्चा बन गया है हमारी इस फील्ड का। आपको भी अमेरिका ले जाया जाए, लेकिन आप नहीं गए, इसकी वजह ऐसा ही ऐसा ही हमें मालूम, खुद बताइए। उसकी वजह अम्मी और अब्बा। अली भूल गए आप अपने आने वाले, जो आपके बाद आने वाले लोग हैं, उनसे भी तो कुछ बात करिए। हर कैरेक्टर को इतना जान मार के करें, यहाँ पे नहीं होना चाहिए आदमी, इसको यहाँ पे रखते हैं। बियॉन्ड विद बहजत प्रोग्राम का नाम, और मेरा नाम बहजत जिलानी, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज भी हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के एक उस तारीखी, अदबी और फनी घराने से है जिसने ड्रामे को, थिएटर, अदब और रेडियो यानी सदाकारी को एक नई पहचान दी। हमारे मेहमान एक बावकार अदाकार, एक प्रोड्यूसर, 3/3 जैसी यादगार कॉमेडी से लेकर इनकार, दलदल, शेर और अब सावल यार पिया जैसे संजीदा ड्रामों तक उन्होंने ऐसे किरदार चुने जो हमारे सामने कुछ सवाल उठाते हैं और कभी उनका जवाब भी लेकर आते हैं, नाजरीन को सोचने पर भी मजबूर करते हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के उस मारूफ खानदान से है जहां उनके वालिद नईम ताहिर और वालिदा यास्मीन ताहिर अपने अपने मैदान के दो बड़े अजीम नाम हैं। फिर इनके भाई मारूफ हॉलीवुड अदाकार फरहान ताहिर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अब तक आप बिल्कुल पहचान गए होंगे, जी हाँ, हमारे मेहमान हैं अली ताहिर। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इतने प्यारे तारीफ का। नहीं, नहीं बहुत बिल्कुल नहीं। पिछले दिनों हमने फरहान से भी बात की थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि इतना संजीदा तारुफ नहीं, वो कह रहे थे संगीन तारुफ। तो वो संगीन, तो अली आपसे पूछते हैं, चलिए, आपके सफर के बारे में, आपके तजुर्बात के बारे में, खानदान की विरासत के बारे में, जो कि एक बहुत, जिसे कहना चाहिए, कभी कभी आपके लिए इम्तिहान भी साबित हुई होगी। ये जरूर मुझे आज पूछना है कि जब इतने बड़े बड़े नाम सामने हो तो ये सफर फिर कैसा लगता है। तो हम आपको खुशामदीद देते हैं प्रोग्राम में। आपने करियर का आगाज किया 3/3 जैसे ड्रामे से, नौजवान नस्ल की सोच बदल दी। उस किरदार ने आपकी अदाकारी को क्या एतमाद दिया? अब मेरा जो पहला प्ले था ना, वो शायद 3/3 बहुत पॉपुलर हुआ, इसलिए याद में यही रहता है और लगता भी यही है कि पहला प्ले था मेरा। इससे पहले मैंने 2 सीरियल्स किए। एक का नाम था रंजिश, जो कि सलीम ताहिर साहब ने डायरेक्ट किया था। एक 98 में ही किया था जिसका नाम था अजनबी रास्ते, जिसमें मैंने एक ब्लाइंड आदमी का कैरेक्टर प्ले किया था। उसके बाद फिर 3/3 आ गया, और आपने बहुत ही प्यारे अल्फाज में कहा कि सोच चेंज की, लेकिन वाकई 3/3 ने ह्यूमर चेंज किया हमारे उस दौर में, इसमें कोई शक नहीं। और उसका सबूत ऐसे मिलता है कि बहुत सारे प्लेज उसके बाद उसी तरह के ह्यूमर पे चले। उसमें कई चीजें कामयाब हुई, कई नहीं कामयाब हुई, लेकिन बिल्कुल एक लैंडमार्क किस्म की कॉमेडी बन गई। और मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा, और आज तक लोग उसकी बात करते हैं। और मेरा ख्याल में इस जनरेशन की, जो मेरे मुझसे थोड़ी छोटी उम्रों की है, उनके वो बचपन की यादें बन गई हुई है 3/3, और लोग उससे एसोसिएट करते हैं क्योंकि वो एक लाइट हार्टेड सी कॉमेडी थी, बहुत ही क्लीन और रिडिकुलस और फनी, बहुत ज्यादा। और उसमें एक नया सा ग्रुप एक्ट कर रहा था। देयर वाज नो फिरदौस जमाल साहब और उस्मा गिलानी साहिबा, और बड़े लोग उस तरह के कोई भी नहीं था उसमें। सारे वही थे जो जरा नए नए आए हुए थे।
तो वो एक फ्रेशनेस उसकी लोगों को फील हुई और पॉपुलर हो गया। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने मुख्तलिफ़ किरदार किए, आपके मुख्तलिफ़ किरदारों के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि हम आपसे जब बात करें तो आपके मुख्तलिफ़ रोल्स के बारे में भी बात करें। जैसे ड्रामा इनकार में हम्म। आपने एक निहायत मज़बूत, हसास और अखलाकी तौर पर जो बड़े बावक़ार प्रोफ़ेसर थे, उनका किरदार अदा किया था। हम्म। ये किरदार आप तक कैसे हम्म। पहुँचा? और अ, कॉमेडी किरदार भी किए आपने और संजीदा किरदार भी किए। क्या फ़र्क है इस सारे में? मुश्किल क्या लगा? देखिए, कॉमेडी और सीरियस दोनों की पल्स डिफरेंट होती है, ये तो है। दुरुस्त। और वो एज एन एक्टर आपको समझना पड़ता है कि इसकी पल्स क्या है स्क्रिप्ट की। इवन विद इन द जॉनरा ऑफ कॉमेडीज मुख्तलिफ टाइप्स हैं कॉमेडीज की। तो वो अगर आप समझ के चलें एज एन एक्टर, तो फिर आप उस जॉनरा में फिट होते नजर आते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो संजीदा कैरेक्टर्स हो, या विलनस कैरेक्टर्स जिन्हें कहते हैं वो हो, मैं उन्हें उतनी ही तवज्जो से करूं और उसकी पल्स को समझ के करूं, क्योंकि हर जॉनरा की भी और विद इन दैट जॉनरा कैरेक्टर्स की भी अपनी एक टेम्पो होता है जिसे कहते हैं। एक दुरुस्त। एक इनर इनर फीलिंग होती है हर कैरेक्टर की। तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो इनर फीलिंग को आइडेंटिफाई करूं और फिर उसे डिलीवर करने की कोशिश करूं उस समझ के साथ। वो कई दफा लैंड कर जाता है, कई दफा शायद ना करता हो। लेकिन ये एक एक्टर के लिए ना, ये चैलेंज डेफिनेटली रहता है। कई लोग लिमिट हो जाते हैं कि कॉमेडी और सीरियस एक्टिंग में नहीं दोनों तरफ चल पाते। मुझे ख्वाहिश होती है कि मैं दोनों चीजें करके दिखा भी सकूं और देख भी सकूं खुद कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं। तो वो थोड़ा सा रिस्की चीज होती है हर दफा, हर कैरेक्टर। आई ट्राई एंड प्ले इट डिफरेंटली। और है, थोड़ा डिफरेंस है। स्पेशली जो मेरा ख्याल में कॉमेडी और सीरियस एक्टिंग में ना, एक बड़ा डिफरेंस ये है कि कॉमेडी की टाइमिंग बहुत प्रिसाइज होती है। अगर आप एक पंच लाइन को लिटरली आधे सेकंड आगे पीछे कर दें तो उसकी वो अहमियत खत्म हो जाती ओह! है। तो वो दुरुस्त। चीज मेरा ख्याल में स्पेशली कॉमेडी में नजर में रखनी पड़ती है। तो अली, अब तक जितने भी आपने प्लेस किए, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ ड्रामे आपके, मैंने बताया पिछले दिनों बहुत सारे देखे, आपके बहुत सारे प्लेस मुझे देखने का इत्तेफाक भी हुआ। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जी। जो सबसे मुश्किल किरदार अब तक जो आपने किए मुख्तलिफ ड्रामों में, वही 1995 से आप बात कर रहे हैं कि रंजिश से जो शुरू हुआ आपका सफर, अब तक कौन सा किरदार था जी। जो आपको मुश्किल लगा हो, जिसमें आपको अपने आप को ढालना मुश्किल लगा हो? अ, काफी सारे किरदार, एक्चुअली तकरीबन समझे हर किरदार ही मुश्किल में डालता है थोड़ी सी, क्योंकि आपको, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक कैरेक्टर की जो पिछले कैरेक्टर से कोई मुमासलत ना नजर आए किसी तरह से, दुरुस्त। या कोई एक स्पेशल चीज अलग हो। ये मेरी कोशिश होती है। और उसमें वो हर किरदार को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, लेकिन जिद्दत भी लाती है और एक खास एक यूनिकनेस भी ले आती है। तो मैं यही देखता हूँ कि कैरेक्टर्स में, हाँ, सबसे पहले मैं उसकी कोर को समझ जाऊं एक दफा। अगर मैं कोर को समझ जाऊंगा ना, तो फिर मेरे लिए उस पूरी चीज को परफॉर्म करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो सारे अदाकार हैं, वो इतने जिसे कहना चाहिए गहरे गहरे तौर पर जाकर उन अपने-अपने मुख्तलिफ किरदारों का मुताला करते होंगे, या उनको करना पड़ता है मुशाहिदा, और फिर ही वो इस काबिल होते हैं कि उसको पर्दे पर ला सकें, या किस तरह से? नहीं, कम लोग करते हैं, कम लोग करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हर एक का अपना तरीका है करने का। मुझे लगता है मेरे मुशाहिदे में जो लोग नजर आते हैं अच्छे एक्टर्स, मेरा ख्याल में उनका सारों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तेज होंगी, इसलिए वो अच्छे एक्टर्स हैं। फर्क पड़ता है ऑब्जर्वेशन से। फिर जो मेरे जो कंटेम्प्रेरीज हैं, या जो यंगर लॉट हैं,
उसमें कई हैं जो मैंने देखे मेहनत करते हैं काफ़ी, और उसके फिर रिज़ल्ट्स भी आते हैं। जो नहीं करते हैं उसके भी रिज़ल्ट्स आ जाते हैं और वो देखने वाले को भी पता चल जाते हैं। तो अरे ये बताइएगा कि आप 90s की दिहाई से अब शुरू करते हैं कि 90 की दिहाई जी। से जब आपने होश संभाला जिसे कहना चाहिए, ड्रामे देखे इर्द-गिर्द और सब चीज़ें देखी, तो ये सफ़र आज तक का जी। जो आप ड्रामे का सफ़र देखते हैं, ख़ास तौर पर टेलीविज़न ड्रामे का, उसमें कितनी क हुँ। तब्दीली आपको महसूस? बहुत तब्दीली आ गई है इन वेरियस वेज़, और मैं आपको लिस्ट आउट करके बताता हूँ, जो मेरी जी, मेरे ख़्याल में इस पे तब्दीलियाँ आई हैं। एक तो ये कि कंटेंट पहले बहुत सॉलिड कंटेंट था, अब उस तरह का सॉलिड कंटेंट अब दोबारा आना शुरू हो रहा है, बहुत लंबे गैप के बाद। तो एक ये तब्दीली आई, लेकिन आई गेस शायद जिस तरह साइकिल होता है उसमें घूम के वापस आ रहा है, क्योंकि कामयाब तरीका यही है कि कंटेंट स्ट्रांग हो। दूसरी चीज जो मुझे फर्क महसूस हुआ ना, वो प्रोसेस का फर्क है। तब जी, प्रोसेस ये था कि हम रिहर्स बहुत करते थे, हम लोग रीडिंग्स राइट। करते थे स्क्रिप्ट की इकट्ठे बैठ के, वक्त देते थे इसको इस हिसाब से, एक कैरेक्टर को। अब वो आदत आजकल के लोगों में नहीं रही, आदत नहीं रही। अगर उनको मोटिवेट करें तो वो करते जरूर, लेकिन मोटिवेट करने वाले भी कम है। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है, कि रिहर्सल्स उस तरह नहीं होती, उतनी बातचीत नहीं होती कैरेक्टर के बारे में। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात मुझे लगती है कि पहले जो सेट्स बनते थे, ख़ास तौर पर टेलीविज़न स्टेशन के जी। अंदर ही बन जाते थे। तो अब ये है कि वो मुख्तलिफ़ हम ड्रामों में देखते हैं और हम उन घरों को पहचान भी करते हैं कि अच्छा ये घर वही है जो फलाने ड्रामे में भी था। तो जी हाँ, जी लगता हाँ। है कि अब उन्होंने वो बड़ी मुख्तलिफ़ अफसोस की बात है। बिल्कुल रियलिटी इसकी जो है ना ड्रामे की वो रियल होने की हम्म। तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है कि आप बेडरूम्स भी हैं, अपने कमरे भी हैं, खाने का हम्म। कमरा है, सारा कुछ है। तो उससे मुझे लगता है कि बहुत हम्म। रियलिस्टिक हो जाता है माहौल ड्रामे का, जो कि पहले एक हम्म। सेट के निस्बत जो था। तो ये इस तरह की जी, तब्दीलियाँ जी, तो जी। वाक़ई बहुत ज़्यादा हुई हैं और ज़ाहिर है कि बिल्कुल। पाकिस्तान की जो पहचान रही है और वो आज भी वही है कि भारत में भी जो हमारा हमसाया मुल्क है जिसकी फ़िल्म इंडस्ट्री का कोई जवाब नहीं है। ब हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर की फ़िल्म इंडस्ट्री कही जाती है। लेकिन ड्रामे में जी। शायद वो सूरत उसकी जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जैसा कि हमारे ड्रामे हैं ज हम्म। या ये जी हाँ। मेरा नहीं ख़्याल कि कोई मुबालगा आ रही है क्योंकि जब मैं देखती हूँ सोशल हम्म। मीडिया पे तो बड़े-बड़े अदाकारों के तबसरे होते हैं या कमेंट्स होते हैं हमारे मुख्तलिफ ड्रामों के ऊपर। तो इससे तो फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइएगा कि ये मैंने जो बात शुरू की थी कि सेट पर काम करने में और एक ठीक रियल जो घर है या उस तरह की सूरत है, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है वाक़ई अदाकारी में? पड़ता है, पड़ता है। मेरा ख्याल में हल एक बारीक सी चीज है, लेकिन जी, अ, वो असर डाल देती है। देखिए, जब हम सेट पे कर रहे होते हैं ना, तो वो पूरी एनवायरनमेंट इज geared टुवर्ड्स मेकिंग दैट सीन पॉसिबल। राइट, इसलिए एक्टर को एक खास किस्म का कंफर्ट लेवल मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। जब आप एक घर में शूट कर रहे हैं, किसी के घर में जाके, जहाँ पे राइट, ये भी हो सकता है कि बाहर से रिक्शा गुजर जाएगा, कोई बच्चा रो पड़ेगा, किसी ने टीवी ऊंचा लगा दिया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। स्पेशली कई जी, घर जी, ऐसे होते हैं जहाँ पे जो लोग ओनर्स हैं, वो अपर पोर्शन में रह रहे होते हैं, या बाकी किसी पिछले हिस्से में रह रहे होते हैं। तो ऐसे घरों में स्पेशली डिस्ट्रैक्टिंग होता है एक एक्टर के लिए, इसमें कोई शक नहीं। वो शायद पर्दे पे रियलिटी जरूर लाता होगा, लेकिन डिस्ट्रैक्टिंग जरा होता है। इसलिए मेरा ख्याल में अभी भी अच्छा तरीका तो यही है कि सेट्स पे किया जाए। और आज जितनी अ, जितनी जितने पैसे लोकेशंस पे लगाए जाते हैं, अगर वही पैसे सेट्स पे लगा दिए जाए, तो प्रोबेबली ज्यादा सिक्लूडेड एनवायरनमेंट में हम लोग शायद उतने ही पैसों में अच्छा काम कर सके। अच्छा। तो ये मैं बिल्कुल पूछना हम्म। चाहती थी कि ये मुझे मतलब बहुत वाज़े तौर पर ये फ़र्क महसूस होता है कि ये बिल्कुल एक बड़ी चेंज है, मेरे नज़दीक ये एक बड़ी चेंज है। क्योंकि ज़ाहिर है कि मैंने उस जी, वक़्त जी, ड्रामे देखे बिल्कुल, बिल्कुल।
के बाद जब जॉब शुरू कर दी तो फिर तो ड्रामे देखने का सवाल ही नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मीडिया आप ज्वाइन कर लें तो फिर आपकी अपनी ज़िंदगी ज़रा कम ही रह जाती है। ये मुझे बताइए कि सुना है, मुझे अब ठीक से पता नहीं, लेकिन जी, चूँकि मैं आपके यहाँ बहुत सब लोगों को जानती हूँ, तो शायद ये आदत वहाँ से हो, लेकिन जी। सुना है कि आप सेट्स के ऊपर अक्सर डिसिप्लिन की बात करती हैं, ऐसा है? रियली? या मैं डिसिप्लिन में बिलीव तो करता हूँ, लेकिन उतनी बात नहीं करता मैं। मैं बिलीव जरूर करता हूँ, शायद हो सकता है लोगों से बातें करता हूँ इर्द गिर्द, लेकिन मैं कभी भी उस पे कभी उसको बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनाता। मुझे अच्छा, लगता है कि डिसिप्लिन होना अपने चाहिए। आप को करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने आप को हाँ, करना सबसे शायद इम्पोर्टेंट है, उसी हवाले बाकी से तो बात कर ले तो बोनस है। जी, शायद उसी हवाले से बात होती होगी कि आप डिसिप्लिन के ऊपर बिलीव करते शायद। हैं, जिसे कहना चाहिए, और जब आप खुद भी उसमें हाँ, काम करता करते हूँ। हैं, तो ये उसके उसके रेफरेंस से बात होती होगी। मुझे कहने में कुछ ज़रा बिल्कुल। अजीब-सा हो गया। अच्छा, अब आप बताइए कि नहीं, थिएटर नहीं, तो मैं आपकी खान एज अ पर्सन उतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, लेकिन काम में डिसिप्लिन पसंद करता ये मैं नहीं मान सकती, क्योंकि जो बंदा इतने सारे मुख्तलिफ ड्रामों में हमें मुख्तलिफ ड्रामों में नज़र आता है, इसका मतलब है कि वो सातों के सातों दिन काम करता है, और अगर वो ऑर्गेनाइज़्ड और डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सारा करना। फिर वो ये होगा कि वो सुबुही की जगह रूही कह देगा, रूही की हूँ। जगह कुछ और लफ्ज़ कह देगा, या कुछ और बात इसीलिए करेगा। मैंने कहा तो काम में डिसिप्लिन्ड हूँ, काम में डिसिप्लिन्ड हूँ, असल जिंदगी में नहीं। अच्छा, तो थिएटर आपके जी, ख़ानदान की पहचान है। तो अब आप समझते हैं कि जी। थिएटर बहुत रिवाइव तो हुआ पाकिस्तान में, लेकिन जिस नौइयत के थिएटर की हम्म। मैं बात कर रही हूँ, जो का थिएटर है, या जिसका अदब और उससे ताल्लुक है, आम मैसेज की बजाय एक खास क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्या उस तरह के थिएटर जी। की, या जिसे कहना है संजीदा थिएटर की रिवाइवल कभी कुछ आपको मुमकिन नजर आती है? 100% क्यों नहीं होनी चाहिए भी, क्योंकि थिएटर एक ऐसी ऐसा पावरफुल मीडियम है कि जी, डायरेक्ट एक एक्सपोजर है टू आर्ट बीइंग मेड। तो वो एक लाइव परफॉर्मेंस की तो बात ही और है, और वो मेरा ख्याल में आज भी उतनी ही पावरफुल है और होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन को ये एडवांटेज रहा कि स्पॉन्सर्स और कैपिटल की सपोर्ट बहुत सारी मिल गई टेलीविजन इंडस्ट्री को। थिएटर को नहीं मिली, उसको ना उस तरह स्पॉन्सर्स मिले, ना हम्म, इन्वेस्टर्स मिले। क्वालिटी भी हमारी बहुत वाजिबी होती गई, इसमें भी कोई शक नहीं। एक टाइम पे तो जी, बहुत ही वाजिबी हो गई थी। जी, कुछ चीजें हमारी चलती रही, लाइक ये जो थिएटर है जिसमें इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी होती है, जिस तरह अमानुल्लाह जी, साहब करते थे या और लोग करते रहे, वो एक हम्म, टाइप चलती रही। बाकी सीरियस उर्दू ड्रामा या कॉमेडी की उर्दू बात, ड्रामा भी बहुत कम होता गया। हम्म, कहाँ निकल गए हम? इंग्लिश थिएटर की तरफ निकल गए, जो कि एक लेटेस्ट चीज सी बन गई, या राइट, चंद लोगों की चीज बन गई, एक मखसूस ऑडियंस की। तो थिएटर इसी जरा निग्लेक्टेड बच्चा बन गया है हमारी इस फील्ड का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का, और मेरा ख्याल में उसका रिवाइव होना बहुत जरूरी है। मैं खुद भी एज एन एक्टर कोशिश करता हूँ हर 2-3 साल में एक दफा थिएटर जरूर करूँ। और अच्छा, मेरा ख्याल में अ, तमाम बड़े एक्टर्स दुनिया भर में जो आते हैं वो थिएटर से ही आते हैं, इसलिए ये हमें थिएटर को स्ट्रांग करने की बहुत जरूरत है। आपने वो एक रेयर होने की बात की, और उसकी ज़रूरत की भी बात की, तो उससे एक चीज़ जो कि मैं अपने जिन जिन शख्सियात से मैंने अब तक इंटरव्यू किए, चूँकि मैं अब ज़ाहिर है मुझे टीवी, टेलीविज़न देखने का काफ़ी इत्तेफ़ाक होता है, लगता है कोई 100 से ज़्यादा चैनल्स तो शायद पाकिस्तान में अब होंगे, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं। बिल्कुल। तो उसमें जो एक कमी मुझे बहुत महसूस होती है अली, वो है बच्चों के लिए बहुत कम कंटेंट जो है बनाया जाता है। इसकी आप क्या वजह देखते हैं, और क्या आप सोचते हैं कि कभी इसके लिए कुछ काम करने की ज़रूरत है, और आप कभी काम करेंगे इसके इसके लिए भी कुछ? देखें, ये इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मैं शदीद दुख का इजहार कर सकता हूँ। दुखी हूं मैं इस बात पे कि वो कंटेंट ही नहीं बन रहा। हमारे बच्चे इसकी वजह से अब फॉरेन कंटेंट देखते हैं। तो हमारा एग्ज़ैक्टली, जो अपना अदब था, हमारी अपनी जुबान
अपनी जुबान थी, वो चीजें पीछे चली गई और वो हमने खुद ही उस पर तवज्जो नहीं दी। अ, आप याद करें पीटीवी की प्रोग्रामिंग, उसमें एक सेगमेंट बच्चों का हमेशा होता था, हमेशा हमेशा होता होता था। था। चाहे वो म्यूजिकल हो, चाहे वो कार्टून्स की फॉर्म में हो, बिल्कुल। चाहे वो किसी और एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम में हो। वो आज के चैनल्स ने जब वो सास बहू वाला मामला शुरू हुआ, उस चक्कर में पड़ गए ना सब। उस वक्त ये लोग भूल ही गए, क्योंकि ये लोग सिर्फ घर की औरत को टारगेट करना शुरू हो गए। उनके जहन जी। से ये निकल गया कि घर की औरत के बच्चे भी तो होते हैं, वो क्या देखेंगे। और ट्रू। घर में ज्यादातर वो देखा जाता है जो बच्चे देख रहे हो। बिल्कुल। और बिल्कुल। फिर और ये भी भूल गए कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 66% इस वक्त 29 एंड बिलो है। तो वी हैव अ वेरी एग्जैक्टली। यंग ऑडियंस। बहुत यंग उनको बच्चे हैं इत, पाकिस्तान और इत, मुल्कों में शामिल। बहुत सारे, और उन सब को इग्नोर कर देना इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग जुल्म है। तो ना सिर्फ उन इसकी बच्चों क्या पे, वजह आप बल्कि देखते अपने अपने पे भी, चैनल्स के लिए भी। मेरा ख्याल है वो ज्यादा कमा सकते हैं अगर वो बच्चों की भी अच्छी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो मुझे तो हैं? बहुत ख्वाहिश है मेरी कि मैं कुछ काम कर सकूं इस पे, और कई आइडियाज भी आते हैं। कई दफा ख्याल आता है कि ताज साहब ने क्योंकि बच्चों पे बहुत काम किया और बहुत सारे इनकी स्क्रिप्ट्स और कहानियां पड़ी हुई हैं, उन पे बेस्ड हम कोई एनिमेटेड सीरीज बना दें। इस तरह हाँ, की तो चीजें वही सोचते हैं, कई प्रोड्यूसर तो आप आइडियाज हैं। आते हैं। जी। तो बिल्कुल आप किसी बिल्कुल, और इसलिए उस चीज पे हम इंशाल्लाह अमली तौर पे ना उसको ले आएंगे। क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो होनी चाहिए। वो सिर्फ जो मैं भी होनी। चैनल से शिकायत नहीं कर सकता, खुद भी करके दिखा देना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बात करती हूँ अपनी, हमारी जो भी टेलीविजन शख्सियात से बात होती है, क्योंकि मुझे का जी। बड़ा रंज है इसका, इस बात का खास तौर पर, क्योंकि बच्चे जो सीख उनको सिखाना चाहिए या उनको दिखाना चाहिए, वो मैं समझती हूँ कि उसकी बहुत हम्म। कमी होगी हमारे चैनल्स के ऊपर, जबकि हर जी। वक्त हम बाकी बड़े लोगों के लिए तो हम प्रोग्राम करते ही रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक बड़ी बिल्कुल दिलचस्प बिल्कुल। बात है आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। आप 3 भाई हैं माशाल्लाह, उनमें से 2 जो हैं वो हम्म। अमेरिका चले गए, और मुझे याद है आपकी वालिदा यास्मीन ताहिर, मेरा उनके साथ बहुत ताल्लुक रहा गहरा, और हमेशा वो आती थीं, जी। कभी-कभी एक दिन आती थीं तो बड़ी खामोश चुपचाप होती थीं। तो एक दिन आईं तो पूछा कि हम्म। यास्मीन क्या हुआ, आप बहुत चुप हैं आज? तो उन्होंने कहा कि मुझे नईम से बड़ी शिकायत है, ये हर दफ़ा जब अमेरिका जाते हैं तो एक बच्चा वहाँ छोड़ आते हैं। तो पढ़ने के लिए बच्चा ले नहीं भाई, राइट। अच्छा, आपके बारे में ये जी जी। सुना गया, खुद पता चला कि आप को भी इसी नहज पे जाना था, इसी बुनियाद पे जाना था कि आपको भी अमेरिका ले जाया जाए, लेकिन आप नहीं गए। जी। हम्म। हम्म। इसकी वजह बिल्कुल बताइए, ऐसा ही खुद हुआ। से बताइए। ऐसा ही हुआ। हमें मालूम है, खुद बताइए। उसकी वजह आपने ये सवाल करने से पहले आधी तो खुद ही बता दी। अम्मी और अब्बा और मेरी नानी और लाहौर और मेरे दोस्त। मेरी ना जिंदगी से, मैं जो लाहौर में मेरी जिंदगी थी, मैं उससे बहुत अटैच था। मुझे लगा कि इट्स नॉट वर्थ इट कि मैं सिर्फ एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इस सारे को हाँ, मैं सेक्रीफाइस करूं। मैंने कहा क्यों करूं मैं, मेरे लिए ये बेहतर है, पढ़ तो मैं यहाँ भी लूंगा। तो मैंने पाकिस्तान दुरुस्त। से ही पढ़ा। हाँ, एक डिप्लोमा करने गया था बर्कले, लेकिन वो एक डिप्लोमा ही था। डिग्री वगैरह मैंने यहीं पे की पाकिस्तान में। एमबीए किया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड इट। आई डिडंट यूज इट मच। लेकिन पढ़ने का फायदा हो जाता है फिर भी। तो वो उसका उस हिसाब से फायदा हुआ। तो अली, आजकल फ़ारहान भी आ गए, पाकिस्तान आए हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। क्या आप दोनों भाई मिलकर सोच रहे हैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने का? फ़ारहान का जो थिएटर का वो रोल है, वो बहुत मज़बूत है इंग्लिश थिएटर में, या अमेरिका में जी। भी उनका नाम बहुत बड़े जी अदाकारों हाँ। में लिया जाता है। तो किस तरह से आप कुछ दोनों भाई जी। प्लान कर रहे हैं कि कुछ नई चीज़ करेंगे या कुछ नए प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराएँगे? बिल्कुल, हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को हम ग्रेजुअली करना शुरू हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ। फ़रहान एक वर्कशॉप्स की सीरीज़ पाकिस्तान में कर रहा है, जिसमें लाहौर में अच्छा। भी उसने कुछ वर्कशॉप्स की, कराची में, इस्लामाबाद में प्लान्ड है।
वो चीज एक्टर चल रही है। के लिए ट्रेनिंग ट्रेनिंग एक्टर्स को थोड़ा। की ट्रेनिंग के लिए, जी, जी। एक्टर्स की ट्रेनिंग ओके। के लिए वो 2 से 3 दिन की वर्कशॉप्स होती हैं वो। अच्छा। और बहुत वो एक, मेरा ख्याल में इम्पोर्टेंट चीज है जो होनी चाहिए, ताकि उसका एक्सपीरियंस शेयर हो सके। दूसरे हम लोग एक फिल्म पे काम कर रहे हैं इकट्ठे, जो कि अच्छा। जिसमें हम दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। और वो बहुत ही एक ऐसी कहानी है जो मेरा ख्याल में पाकिस्तान में इससे बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। एंड वी फील वेरी अच्छा। फॉर्चुनेट कि हम लोग बना रहे हैं उसको। एक बायोपिक है, एक पाकिस्तानी की, जो कि अच्छा। अ, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो फिल्म के साइड पे वो बहुत ही फैला हुआ प्रोजेक्ट है, उस पे कुछ तवज्जो है आजकल। और फिर इरादा टेलीविजन के लिए भी कुछ चीजें प्रोड्यूस करने का है, उसको मेरा ख्याल राइट। में भी कुछ टाइम लगेगा। अभी फिलहाल हम फिल्म पे काम कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि यहाँ पे फरहान का भी एक्सपीरियंस इस्तेमाल हो, हम दोनों का भी इकट्ठा काम करना, वी फॉर्म अ गुड टीम, तो वो अच्छा रहेगा hopefully। अच्छा, फरहान से मेरा जब बात हुई, मेरे पिछले दिनों इंटरव्यू हमने फरहान से भी किया, तो एक बात बड़ी दिलचस्प हमें सामने मेरे मेरे आई। फरहान का बताना था कि जब वो मुख्तलिफ अंग्रेजी फिल्मों के लिए जब वो काम करते रहे, तो ऑडिशन कई जी। कई होते हैं उसके उसके लिए। जैसे आयरन मैन की उन्होंने बात की हम्म। कि उसके कितने ऑडिशन हुए, क्योंकि दुनिया भर में हो रहे थे। तो उससे मुझे ये ख्याल हुआ कि मैं ये जी। पूछूं आपसे कि जब पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ ड्रामा में बड़े, जो जिसे कहना चाहिए कि ज़रा जो इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं, क्या उनके लिए ऑडिशन किया जाता है, जी। या कि पता होता है कि फलां एक्टर जो है वो इसके लिए आराम से उसको उठा लिया जाता है कि वो ये काम कर लेगा, या ऑडिशंस का कुछ है रिवाज? ऑडिशंस का रिवाज मेजर कैरेक्टर्स के लिए तो नहीं है। वो अमूमन मेजर कैरेक्टर्स के लिए जो ऑडिशन है वो उनका प्रीवियस काम बन जाता काम हो है। जाता है, तो राइट। वो उसके हिसाब से कास्ट कर लेते हैं। हाँ, जो यंगर लोग आ रहे होते हैं उनके लिए ऑडिशंस होती हैं, मुख्तलिफ कंपनीज करती हैं। अम, हर सीरियल के लिए ऑडिशन काश होता, लेकिन नहीं होते लोगों के हाँ, आम तौर पे। मुझे ये। क्योंकि जो चैनल्स या प्रोड्यूसर्स हैं वो जानते होते हैं बहुत सारे एक्टर्स को, तो वो उसमें से पिक कर लेते हैं कि कौन अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो वो चीज जरा सी थोड़ी सी हमें लिमिट कर जाती है। मैं पर्सनली मैंने यही कोशिश की कि जब मैं किसी चीज के लिए कास्ट करूं तो मैं ऑडिशंस करूं, और उसमें मुझे बहुत कामयाबी हुई। एंड आई थिंक सम गुड एक्टर्स केम इन फ्रंट, और वो करनी चाहिए, वो एक अच्छी चीज है जिसका रिवाज कम है यहाँ पे, लेकिन होना चाहिए। मैंने खुद भी ऑडिशंस दी है, मैंने कई प्लेस के लिए दी, मुझे याद है एंजेलिन मलिक के एक प्ले के लिए दी थी। मैंने एक फिल्म की थी चंबेली, उसके लिए ऑडिशन दी थी। अच्छा। कुछ कमर्शियल्स के लिए ऑडिशंस दी। तो ऑडिशंस होनी चाहिए, और मेरा ख्याल में ना इसमें एक्टर को छोटा फील करना चाहिए, ना प्रोड्यूसर को ये समझना चाहिए कि अच्छा नहीं लगेगा ये मुझसे ऑडिशन का कह रहे हैं। वो एक फेयर तरीका है। क्योंकि ऑडिशन से पता क्या चलता है कि देखिए, मैं अगर अच्छा एक्टर भी हूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मैं वो कैरेक्टर अच्छी तरह निभा पा रहा हूँ या नहीं, मेरी उसके बारे में क्या टेक है, वो डायरेक्टर को नजर आना चाहिए। तो मेरा ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑडिशंस किया करें लोग तो बहुत अच्छा है। कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाहते हैं और अभी तक मौका नहीं मिला? जो करना चाहता हूँ उसमें तो फिल्म बना रहा हूँ, उसमें वो बायोपिक का जो कैरेक्टर है वो मैं ही प्ले कर रहा हूँ, मेन कैरेक्टर। और वो मेरी अच्छा। बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं करूँ। क्योंकि उसकी जब आप बायोपिक कर रहे होते हैं ना, तो उसकी एक और किस्म की प्रिपरेशन होती है, क्योंकि अब आपके पास मार्जिन ऑफ क्रिएटिविटी किसी हद तक कन्फाइन हो गया। अब आपने एक कैरेक्टर को ही गौर करके उसी को मखसूस। उठाना है। तो मखसूस थी एक उसकी रिसर्च भी खास तौर पे करनी पड़ती है। जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ उसके लिए एक जबान का एक डायलेक्ट है, वो उसको मैं प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा, 6 महीने उसकी प्रैक्टिस करूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत एक्साइट कर रही हैं उस कैरेक्टर के हवाले से। इसके अलावा एक और चीज जो मैं करना चाहता हूँ, और पिछले दिनों बात हो रही थी हमारे घर में ही,
एंड आई वांट जी। टू वर्क ऑन इट सीरियसली। मुझे किसी ने कहा कि तुम डांस अच्छा करते हो, अच्छा। तो तुम डांस अपना शोकेस नहीं करते अपना। तो मैंने सोचा कि बात ये भी ठीक है, मुझे डांस का शौक है बहुत। और म्यूजिक मेरा ख्याल में वाकई एक ऐसी चीज है कि वो इंसान को बड़ी एक हैप्पी फीलिंग देता है या सैड फीलिंग देता है, एक कैफियत तारी करता है। तो वो मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्लान कर रहा हूँ फॉर टेलीविजन, जिसमें मेरा डांस शोकेस हो एज एज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो उस पे काम करने का सोच रहा वेरी गुड। ये बड़ी दिलचस्प बात है, वाकई बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो खास तौर से अभी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर्स का हूँ जी। होना है, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स का होना जो है, वो काउंट करता है किसी भी अदाकार की कामयाबी के लिए? समझा तो यही जाता है कि करता है, लेकिन आप मेरे जरा इंस्टा पे जाके देखें, फॉलोअर्स 6,600 या 700 हैं टोटल। अच्छा। अच्छा। या फेसबुक पे जाके देखे तो मैं शायद 5,000 होंगे। मैं कोई मिलियंस की फॉलोइंग वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अच्छा काम चल रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि इन चीजों का ना प्रोड्यूसर्स को देखना चाहिए और ना चैनल्स को देखना चाहिए, और एक्टर्स को भी इससे ध्यान हटा के रखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्रेजेंस और द स्किल ऑफ एक्टिंग, ये दो जी। डिफरेंट चीज है। इसलिए इनको मिक्सअप नहीं करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए अपने काम को बेहतर करें, तो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया की तवज्जो आप पे आई जाएगी। इसलिए काम पे ध्यान करें तो सबसे बेहतर है। अच्छा, अब एक सवाल जो चलते हुए जो मैं कह रही थी कि आपसे बहुत करने की ज़रूरत है, और वो है कि आपका जो ख़ानदान है, बड़ा ख़ानदान, बहुत बड़ा नाम है, मतलब कहाँ से शुरू करें? इम्तियाज़ अली ताज साहब की भी आप बात कर रहे थे, कितनी चीज़ें उनकी लिखी हुई। फिर आपकी नानी हिजाब इम्तियाज़ अली, उसके बाद आपके वालिद नईम ताहिर, फिर आपकी वालिदा यास्मीन ताहिर, अब फ़रहान ताहिर की भी उसमें बात होने लगी, आलमी सतह पर एक बड़ा नुमाया नाम। तो बचपन में घर का खास तरह का माहौल, तो किस तरह से आपकी शख्सियत पे असर मुरतब हुआ इन सारे नामों का? कभी मुश्किल लगा कि इतने बड़े नामों के साथ चलना आसान है या मुश्किल है, या किन किन बातों का ख्याल ज्यादा रखना पड़ा? अ, कुछ चीजें मेरा ख्याल में जहन में मेरे रही कि सब ने मेरी फैमिली में बहुत जान मार के और शौक से और दिल से काम किया। तो मुझे यही समझ आई और जरा शुरू में ही आ गई कि यही चीजें मुझे खास तौर पे इन पे ध्यान रखना है, कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और दिल से काम करूं, बजाय इसके कि मैं इस सोच के साथ करूं कि अम्मी का इतना बड़ा नाम है खराब ना हो जाए, या ताज साहब का इतना बड़ा नाम था वो खराब ना हो जाए, या अब्बा का इतना नाम है। वो मैंने अपने जहन में कोशिश यही की कि मैं उस चीज का कभी भी प्रेशर ना लूं। और मेरा ख्याल अच्छा। में इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन इस बात की है कि मैं एक स्पोर्ट्समैन था, और मुझे यही चीज लगता है कि मुझ में शायद रही कि मैं प्रेशर लेके ना खेलूं। तो मैंने प्रेशर लेके नहीं खेला, और उससे मुझे ये फायदा हुआ कि मैं अपने आप को भी एक्सप्रेस कर सका। क्योंकि ये, अब अगर मैं सोचूं तो आई आई नीडेड टू डिफरेंशिएट माई सेल्फ फ्रॉम दी अदर्स, वो जरूरी था। और वो अच्छा हुआ कि मैंने अपने आप पे कंसंट्रेट किया, क्योंकि अगर मैं उस जिस छाव में मैं पला बड़ा था, अगर उसका मैं प्रेशर लेता तो फिर हम्म। शायद मुझे स्ट्रेस फील होता उसका बहुत ज्यादा, बजाय लेकिन इसके कि उससे मैं आपको इस फील्ड एतमाद को जो मैंने मिला मेरी अपनी चॉइस की है, मैं उसको एंजॉय राइट। करता, मैं उससे स्ट्रेस हो जाता। सॉरी, तो आप क्या कह रही लेकिन थी? एक एतमाद तो मिला होगा, इतने बड़े नामों का पीछे होना, उससे एक एतमाद तो आता है शख्सियत के अंदर, वो अलग बात है कि आप वो तो अपनी मिला। बुनियादी तौर पर। हाँ। मुझे तो ऑनेस्टली मुझे उसके सिर्फ फायदे ही हुए, मुझे उसकी कोई बुरी चीज ऐसी जहन में आती नहीं कि यार ये बुरा हुआ इस वजह से। मैंने फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने हार्ड वर्क और दिल से काम करने का कहा, उसके अलावा कई हम्म। टेक्निकल चीजें मुझे मिली, जिसमें मुझे, अम्मी को आप तो खुद प्रोड्यूस करती नहीं, सात रंग, बिल्कुल। तो आप जानती हैं बिल्कुल। उनकी आवाज पे, उनकी टोन्स पे, वोकैबलरी पे क्या कमाल था अम्मी का।
तो वो मैंने मुझे बोला ही तो उनसे, उसका बहुत हिस्सा मिलता रहा। जी, मैंने सचमुच उनसे बिल्कुल बोलना, आप मैं हर एक को बताती हूँ कि जब मैंने भी यास्मीन, जिन्होंने मुझे कहा कि खत तुम्हारे बारे में होते हैं कि प्रोड्यूसर, जब क्योंकि जाहिर है कि प्रोड्यूसर जो काम करता है उसके बारे में, तो उसका जवाब मैं क्यों दूं? मैं खत पढ़ती हूँ, तुम बैठ के मेरे साथ जवाब दो उसके, खुद जवाब दो। और मैं कांप गई थी अली उस हुँ, वक्त ये बात सुन के अच्छा। कि यास्मीन के साथ मैं बैठ के जवाब दूंगी कैसे? तो ये वो लोग थे जिन्होंने हम मेरे जैसे लोगों को सिखाया बहुत। फिर उस्मा आपा आती थी, अगर यास्मीन नहीं हाँ, होती तो उज़्मा आपा आ जाती थी, यास्मीन आपा नहीं है, उज़्मा आपा आ गईं। जी, जी। तो इन लोगों से, ये 2 वो बिल्कुल, बड़े नाम बिल्कुल। जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पे इतना असर डाला कि मैं तो कभी इनके असर से नहीं निकल हुँ, सकी, और मैंने चाहा भी नहीं कि मेरे कोई बिल्कुल, इनफरादी बिल्कुल। पहचान। जब कोई मुझे ये कहता है कि तुम्हारा हाँ, लहज़ा यास्मीन से मिलता है या उज़्मा से मिलता है, तो जी, मुझे सच्ची बात है कि बहुत खुशी जी, जी, होती है, जी। क्योंकि बहुत बड़े ये नाम हैं। तो इस वजह से एतमाद तो बहुत एक बड़े देखिए नाम उन्होंने है और बहुत, बिल्कुल, बिल्कुल वो बहुत आया और मुझे एक चीज़ ये बहुत वो फ़ायदा रहा इस फैमिली का होने की वजह से। फिर अब्बा की कई चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। मैंने देखा कि अब्बा हार नहीं मानते कभी भी। एज एन एक्टर मुझे ये चीज समझ आई कि कैरेक्टर भी मुश्किल हो तो यू डोंट हैव टू गिव अप, तुम लगे रहो, हो जाएगा। वो चीज मुझे अच्छी मिली। फिर अब्बा से मैंने ये भी सीखा कि चालें कितना फर्क डालती हैं एक कैरेक्टर में। राइट, अम, फारहान से मैंने कई चीजें इंग्लिश एक्टिंग के बारे में सीखी, ऑल्दो आई एम नॉट दैट गुड इन इंग्लिश एक्टिंग। मेरी मुझे लगता है कि उसमें क्योंकि इंग्लिश का झोल ही डिफरेंट है उर्दू से, तो वो मैं नहीं कर पाता, बट इट्स नॉट माय लैंग्वेज इवन। तो मुझे उसकी हुँ, फिक्र नहीं है, लेकिन मैंने जब भी इंग्लिश एक्टिंग की मैंने फारहान से हेल्प ले ली। तो मुझे तो ये इस फैमिली का होने का ना मुझे बहुत फायदे हुए, और मैंने कोशिश यही बिल की कि मैं उससे सीखूं और बजाय इसके कि उसका प्रेशर लूं। तो वही ना, वो मिल एतमाद मिला के मिलने की। चीजें बहुत सारी आ गई मुझ में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिला जैसे उससे। जैसे भाई सिर्फ एक्टर ही तो नहीं है, वो देखें पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, कितना कुछ लिख चुके हैं, कितना कुछ अभी तक उन्होंने दिया है इस सारी हमारी दुनिया को। वो जैसे मैंने उनसे पिछले जी दिनों जी। इंटरव्यू हुआ, तो मैंने यही कहा कि ये तो आज सिर्फ आप आपकी चंद चीजों के बारे में बात हुई ना, मैंने आपके ड्रामे के बारे में बात की ना, मैंने आपकी तहरीरों के बारे में बात की। हम्म वो भी किसी वक्त जरूर करेंगे। हम्म तो इस सारे माहौल के बाद जब आप हम्म। देखते हैं आपके सामने आने वाले लोग हैं, नए आने वाले हैं, और आपके नाज़रीन जो आपको देखते हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो पैगाम का लफ़्ज़ नहीं मैं बोलती, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज हमारी ऑडियंस इतनी फैल चुकी हुई है, और वो अब बात बिलियंस में चली गई हुई है। जब ड्रामों के व्यूज बिलियंस में आ रहे हो तो एक बड़ी शुक्र की फीलिंग होती है। तो वो तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा लोगों का, कि वो इतने शौक से देखते हैं ड्रामे, मेरे ड्रामों में मेरे किरदारों पर बात करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। मेरी जो मैं छोटी छोटी चीजें करता हूँ अपनी तरफ से, वो आप लोग नोटिस करते हैं। तो बहुत ही एक कनेक्शन आप लोगों से फील होता है, और ये कनेक्शन ही है जिसकी वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं। जिस तरह अपनी वालदा का तस्करा कर रहा था, बहजत बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि अम्मी के लिए वो कनेक्शन जो उनके सामईन से था वो प्राइसलेस था। इसी तरह मेरे लिए भी एज एन एक्टर ये कनेक्शन जो बन जाता है आप लोगों से, वो प्राइसलेस है। थैंक यू। बहुत खूब, ये बात थी। लेकिन अली भूल गए आप अपने आने वाले, जो आपके बाद आने वाले लोग हैं, उनसे भी तो कुछ बात कहिए, उनसे भी तो कुछ कहिए। उनसे, हाँ उनसे यही कहूंगा कि देखें ये फील्ड जो है ना, वो हमेशा अप एंड डाउन एक ग्राफ पे चलती रहती है। तो जो रोलर कोस्टर। लोग आ रहे हैं ना, रोलर कोस्टर राइड तो होती है, और आने वाले अमूमन ये सोचते हैं कि पहली ब्रेक पर तवज्जो रखें बस। वो इसको एज अ करियर नहीं समझ पाते। तो इसको एज अ करियर समझने के लिए
आपको थोड़ा सा एक्टर्स को स्टडी करना चाहिए, एक्टर्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ टफ फील्ड। लेकिन बहुत। वो लोग जो नए आ रहे हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि इसमें खास तौर पे पहले 3 से 4 साल जो है ना, वो आप अपने जहन में रखें कि आपको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करना है, और हर कैरेक्टर को इतना जान मार के करें कि लोगों को नजर आए कि यार ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए आदमी, इसको यहाँ पे रखते हैं, ये देख देख उसको भी इतना अच्छा परफॉर्म करें कि लगे कि नहीं यार इसको और लंबा कैरेक्टर दे के देखते हैं। तो कोशिश करें काम में इन्वॉल्व हो, दिल लगाएं, और हर कैरेक्टर को मुख्तलिफ तरीकों से परफॉर्म करने की कोशिश करें। ये चीज आज की दुनिया में एक मॉडर्न टेक्निक है और कामयाब भी है। बहुत शुक्रिया। अ, आपसे अली बहुत मेरी और लंबी बात हो सकती, मेरे पास बहुत, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के भी रखी थी कि आपसे ये भी पूछ लूँगी, ये भी पूछ लूँगी। क्योंकि आम तौर पर हम रेडियो के लोग हैं ना, पुराने रेडियो के लोग हैं, और उस वक़्त ये रिवाज ही नहीं था कि आप अपना स्क्रिप्ट लिए बगैर चले जाएँ स्टूडियो के अंदर। ये बड़ी बिल्कुल 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 की वो बात, रखना चाहिए। बिल्कुल, ये मायूस सी बात समझी जाती थी कि आपके सामने कुछ नहीं है और आप इसी उसमें जाके कि बड़े-बड़े नामों को जो मैंने देखा है, मतलब अभी हम बार-बार, मैं हम्म यास्मीनी की बात कर रही हूँ, यास्मीन आपा की बात करती हूँ, तो उनका भी यही था कि स्क्रिप्ट सामने होता था। आपा, बानो आपा लिखती थी हमारे 7 रंग का स्क्रिप्ट, बड़े लोगों का स्क्रिप्ट होता था वो। हम्म बानो आपा लिखती थी, अशफाक बिल्कुल। साहब और लिखते। अम्मी बहुत वो स्क्रिप्ट पे ध्यान, उसके कंटेंट पे हमेशा वो अपने पॉइंट्स भी बाद में बना के रखती थी। फिर मुझे याद है आप जब उनके खतूत आते थे उनके लिए, मुझे वो बोरियां एग्ज़ैक्टली, याद है जिसमें खत भर के आते थे, घर और लेके वो जाती रात थी। रात भर बैठ के उनको हाँ हाँ, लिखती थी, उनको अंडरलाइन करती थी जिस बात का जवाब देना है। बिल्कुल, अगर जवाब ना दे सके तो फिर नाम जरूर पढ़ देती थी, आपको याद होगा। तो वो एक मेहनत है एग्ज़ैक्ट जो जो करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो थीं, जो कि अब इसीलिए जब हम आप जैसे मुख्तलिफ शख्सियात से मेरी बात होती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आज भी स्टूडियोज़ का माहौल, काम करने का माहौल वैसा ही है, जिसमें एक-एक चीज़ पर ख़्याल रखा जाता था? अगर आपको किसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ मालूम नहीं है, तो कोशिश होती थी कि आप पूछ लें, बजाए इसके कि आप गलत बोलें। तो आई है। विश कि ऐसा होता हो, आज भी होता हो, और इसी तरह ये सफ़र नहीं जो है वो आगे। चीज अब नहीं उस तरह, वो उन चीजों में से है जो अब थोड़ी बिगड़ गई हैं। उर्दू के तलफ़ुज़ पे, वोकैबलरी पे उस तरह ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कई डायरेक्टर्स भी नहीं जानते उर्दू को इतनी अच्छी तरीके से। ये एक ऐसी चीज है जिसकी हमें कॉन्शियसली कोशिश करनी चाहिए कि हम अ, उर्दू की डेवलपमेंट पे ध्यान दें, क्योंकि बिल्कुल, हमारे ड्रामे में भी जहाँ पहले बहुत अच्छी उर्दू बोली जाती थी, अब वो उस तरह नहीं बोली जाती। और खूबसूरत ज़ुबान है हमारी। इसमें हम मैं समझती हूँ कि बहुत। ज़ुबान का फैलाव हमेशा होता है, उसमें मुख्तलिफ लफ्ज़ आते हैं। हमारी अपनी जी ज़ुबान जी। का मतलब ज़रूरी है कि बहुत ज़ुबानों से इसमें लफ्ज़ आए, लेकिन जो भी लफ्ज़ आ गए, ये जैसे भी आ गए, एक्सपैंड इसको ज़रूर करें, फैलाएँ ज़रूर, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है वो कायम रहनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख़्याल है कायम रहनी ज़ुबान की चाहिए, खूब। क्योंकि हमारी सोच अपनी जुबान में होती है। तो दुरुस्त, वो बड़ी अहम चीज होती है, वो सोच को ही लिमिट कर देती है, वरना कंफ्यूज कर देती है। इसलिए आई थिंक इट्स बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। बहुत शुक्रिया। अली से मेरी बात इससे भी ज़्यादा थैंक हो यू। सकती थी। मैंने कहा मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, बहुत सारे सवाल पड़े हैं। तो आज की मुलाकात अली से बस इतनी ही। आप मज़ीद वो जब बात करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि फ़रहान ताहिर के साथ मिलकर एक फ़िल्म बना रहे हैं, और जब ये फ़िल्म बाहर आती है, तो फिर हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें जैसा कि अली ने बताया कि उनका मेन रोल है। तो और अली ने जितने ड्रामे आज तक किए हैं और जो रोल्स इन्होंने अदा किए हैं, अपनी गहरी छाप छोड़ी है टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर भी। तो हम इनके लिए मज़ीद कामयाबियों की दुआ करते हैं, और अपने नाज़रीन को ये कहते हैं कि आप ये प्रोग्राम ज़ाहिर है कि देखेंगे, तो इसको लाइक भी करेंगे, ये हमें मालूम है। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कोई ऐसी बात जो रह गई हो, हम अली ताहिर को दोबारा उनसे दरख्वास्त कर लेंगे, उनसे पूछ लेंगे। और इसके अलावा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें इस अपनी इन ख्वाहिशों में याद रखिएगा कि हम मज़ीद
ऐसी ही शख्सियात से आपकी मुलाकातें करवाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।